हेलो बच्चों। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बात की थी गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल में किस तरीके से हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं, गैस हाफ सेल या गैस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरीके से नोटेशंस यूज़ करते हैं, IUPAC नोटेशंस, वो हमने पढ़ा था। हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे कि किस तरीके से सेल रिएक्शन लिखें अगर सेल नोटेशन दिया हुआ हो। तो उसी में एक क्वेश्चन करवाया भी था आपको। एक क्वेश्चन और भी लिखो ज़रा। मान लो क्वेश्चन यही हो, राइट सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल। कौन सा सेल? जैसे कुछ इस टाइप का, प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एंड HCl, and this is H plus aqueous, Mn2 plus and MnO4 minus एंड Pt। और मैंने कहा भी था कि प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसका काम इलेक्ट्रॉन का लाना ले जाना है, डज नॉट टेक पार्ट इन द सेल रिएक्शन। आप स्क्रीन को पॉज करके इसकी सेल रिएक्शन लिख के बताओ कि कैसी होगी सेल रिएक्शन। डू इट। हाँ भाई, क्या आई सेल रिएक्शन? जरा बतलाना, जरा देखना इसको। यहाँ देखो, ये एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा H2 2H प्लस 2E। अच्छा, कई बार बच्चे बोलते भी हैं कि सर ये आपने ऐसे क्यों लिख दिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? और हाफ H2 H प्लस एक्वस प्लस E। हाँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हमने पहले भी कहा था स्टाइक्योमेट्री को हाफ करके लिखो या डबल करके लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग द स्टाइक्योमेट्री बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए फैक्टर। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छा, उधर में देखो क्या है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होना था, राइट साइड में रिडक्शन होना है। रिडक्शन किसका होगा? यहाँ मैंगनीज +7 में है, +2 में जाएगा। ये H प्लस तो सिर्फ मीडियम बनाने के लिए है। कई बार बच्चों को थोड़ा सा आइडिया भी होता है कि MnO4 इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, तो मीडियम मेंशन करना जरूरी है इन केस ऑफ MnO4। सो व्हाट डू यू से हियर? MnO4 माइनस विल कन्वर्ट टू Mn2 प्लस। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 4 H2O भी आएंगे, 8 H प्लस भी आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स +7 से +2, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने भी पड़ेंगे। जरा देखना, चार्ज बैलेंस और मास बैलेंस से सेटिस्फाइड है कि रिएक्शन? यहाँ +2 चार्ज है राइट साइड में, यहाँ पर 8 प्लस और 5 और एक 6 नेगेटिव +2। यस, इट इज़ बैलेंस्ड। अब ओवरऑल सेल बनाने का तरीका तो मैंने बताया ही है आपको। ओवरऑल सेल बनाने का तरीका क्या है? दोनों को इस तरीके से ऐड करो ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएं। तो पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो कितना? MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 H2 गैस, इस टाइप से। एंड देन दिस विल कन्वर्ट 5H प्लस Mn2 प्लस 4H2O। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि सर ये 8H प्लस और ये 5H प्लस को बैलेंस करवा दें, काट दें। नहीं काटेंगे, क्यों? कारण है क्योंकि ये एनोड पार्ट में है और ये कैथोड पार्ट में है। ये वाला H प्लस कैथोड पार्ट का है, और कैथोड पार्ट एनोड पार्ट कंप्लीटली सेपरेट हो सकते हैं, और ये एनोड पार्ट का है। तो आप सिंपली ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ 8 है, यहाँ 5 हैं, तो नेट यहाँ 3 लिख दो और यहाँ हट जाए। ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? एनोड पार्ट और कैथोड पार्ट में H प्लस की कंसेंट्रेशन अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि बोथ आर सेपरेटेड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। दो अलग अलग डब्बे हैं, तो इसलिए हमें सेल रिएक्शन ऐसी लिखनी चाहिए। तो बच्चों, ये तरीका है सेल रिएक्शन लिखने का। सेल रिएक्शन लिखोगे तो भी फिर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे, हालांकि नस्ट इक्वेशन पे अभी आना बाकी है। अच्छा, यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी नोट करके लिखना है। आपने ये बात तो देख ली कि फॉर ए गैल्वेनिक सेल
गैल्वेनिक सेल के लिए आपने ये बात तो देख ली कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, यही तो होता है सेल के लिए, जहाँ पर डेल्टा जी आर गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है। अब एन तो पॉजिटिव है हमेशा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फैराडेज कांस्टेंट एफ की वैल्यू होती है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब। 1 Farad is nothing but the charge present on 1 mole of electrons. 1 Farad is nothing but charge present on 1 mole of electrons, जिसकी वैल्यू आती है 96,500 कूलम्ब। तो N पॉजिटिव F पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है E सेल तो फिर डेल्टा जी आर नेगेटिव होगा एंड सेल विल स्पॉन्टेनियसली वर्क टू डिलीवर इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क सेल जब भी डिलीवर करेगा जब उसका डेल्टा जी नेगेटिव हो, तो उसके लिए ई सेल होना पॉजिटिव होना जरूरी है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। और ई सेल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा डेल्टा जी उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा, रिएक्शन विल मोर स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिएक्शन की यील्ड भी ज़्यादा होगी एंड इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। डेल्टा जी इज़ द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम। तो हम ये सब बात यहाँ पर बोल रहे थे। अब यहीं पे बात आती है बच्चों के वो सॉल्ट ब्रिज की इम्पोर्टेंस क्या है। तो लिखो सॉल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट होता है। इस पर जेईई एडवांस में एक बार मोर देन वन करेक्ट वाले में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? An inverted U-shaped ट्यूब, एक U ट्यूब होती है, ये वाला U ट्यूब नहीं, आजकल U ट्यूब सोचो तो वही है U ट्यूब। An inverted U-shaped ट्यूब होती है filled with a suitable electrolyte सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पोटेशियम क्लोराइड बहुत कॉमनली, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, इस टाइप से एटसेट्रा, अलॉन्ग विद अगर और ड्राइड या अगर के साथ फिल किया जाता है टू मेक the entire content highly viscous paste like और जेल लाइक। तो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, अगर डाइल्यूट सा सोल्यूशन होगा तो गिरने जाएगा तुरंत। तो पेस्ट लाइक, जैसे वो हेयर स्टाइलिंग जेल होती है या टूथपेस्ट होता है ना, अपने आप ना निकलता, दबाओ ट्यूब को तो टूथपेस्ट बाहर आता है उसके माउथ से। इस तरीके से एकदम गाढ़ा बनाने के लिए हम अगर या ड्राइड यूज़ करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या था? देखो फिर वापस से बनाओ, मैं एक बार फिर सिम्बॉलिकली बना रहा हूँ, आप चाहो तो मत बनाओ क्योंकि आप बना चुके हो ये सब। जैसे ये एक जिंक की रॉड, ये एक कॉपर की रॉड, डिपिंग इनटू ये जिंक 2+ का एक्वस सॉल्यूशन, ये कॉपर की रॉड है तो कॉपर 2+ का एक्वस सॉल्यूशन। और यहाँ एक आउटर सर्किट है इस टाइप से, गैल्वेनोमीटर के लिए कि भाई करंट कितनी फ्लो हो रही है एंड ऑल दैट। ये मान लो जिंक की रॉड एंड दिस इज कॉपर रॉड। यही था डेनियल सेल, जो हम समझा रहे थे। फिर हमने एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया था। हमने कहा था कि बगैर सॉल्ट ब्रिज के इस तरह के सेल्स सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो व्हाट डू यू डू? ये एक सॉल्ट ब्रिज था और सॉल्ट ब्रिज में एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जैसे पोटेशियम क्लोराइड टाइप।
और सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है इट इज़ प्रेजेंट इन द हाईली विस्कस फॉर्म, जेल फॉर्म में। तो पॉइंट ये था कि जब जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो मान लो ये जिंक सल्फेट था सॉल्यूशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशन था, ये कॉपर सल्फेट का इनिशियल सॉल्यूशन लिया था, 100 Zn2+ थे, 100 सल्फेट आयन थे। बट जिंक की रॉड को जब जिंक आयन सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जिंक हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था रॉड का, और यहाँ कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे वो मेटल रॉड के इलेक्ट्रॉन्स को खा करके कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से कैटायन की एक्सेस हो गई। पता चला 100 कैटायन थे Zn2+, 100 एनायन थे सल्फेट आयन, 4-5 Zn2+ और आ गए, तो कैटायन का चार्ज ज़्यादा हो गया सॉल्यूशन के अंदर, तभी तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ रॉड पर, एंड दिस रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब भी तो ऐसा हुआ तो नेगेटिव चार्ज आ गया रॉड पर, यहाँ पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए, तो सॉल्यूशन के अंदर भी एक चार्ज सेपरेशन आ गया। और आपको पता है कि जहाँ जहाँ चार्ज सेपरेशन है वहाँ वहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड दिस सॉल्यूशन ऑल्सो कंटेन्स। तो क्या होता है कि Zn2+ यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, प्लस 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 प्लस, ये प्लस चार्ज किसका है, Zn2+ का, इस टाइप से, और वो फ्रेश Zn2+ को आने से रिपेल मारते हैं और नहीं आने देते, एंड सून दिस टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द जिंक स्टॉप्स। तो फिर क्या करें, क्योंकि Zn2+ ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं तो इसको न्यूट्रलाइज करो सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन के अंदर कैटायन का चार्ज बढ़ गया, एनायन का चार्ज कम रह गया। यहाँ कैटायन डिपॉजिट हो गए मेटल रॉड पर मेटल के रूप में, तो कैटायन की कमी हो गई, एनायन हो तो नहीं है सल्फेट आयन, तो यहाँ एनायन की एक्सेस हो गई, यहाँ कैटायन की एक्सेस है। तो ये जो चार्ज इम्बैलेंस जनरेट हो गया है, चार्ज इम्बैलेंस को कम करने के लिए, चार्ज इम्बैलेंस के कारण ही एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज इम्बैलेंस इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर चार्ज इम्बैलेंस की वजह से एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, अनडिजायरेबल पोटेंशियल है ये, अनडिजायरेबल पोटेंशियल विच हिंडर्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल। तो ये सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग को हिंडर करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसलिए लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिनिमाइज होना है, उसके लिए सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज का जो कैटायन है वो रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे यहाँ कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड आयन दौड़ते हुआ आएगा और यहाँ क्लोराइड आयन आकर के इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने में, मेंटेन करने में मदद करेगा। और यहाँ K+ आएगा और K+ यहाँ कैटायनों की कमी को पूरा करेगा, Cl- यहाँ एनायनों की कमी को पूरा करेगा। ये है मेन फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, लेट अस सी। तो फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, एक तो यही टू मेंटेन एनोड एंड कैथोड पार्ट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैथोड और एनोड पार्ट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन करवाने में ये हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन करता है क्योंकि चार्ज का जो इम्बैलेंस है वो खत्म करता है, मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। एक तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट द सर्किट, completes electric circuit।
इलेक्ट्रिकल सर्किट को ये कंप्लीट करता है। तो बच्चों ये थे फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। अब बात आती है कि सॉल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या हैं, अगली स्क्रीन पर चलेंगे। पहले यहां तक की बात लिखो बच्चों एक बार जरा। Properties of electrolyte of salt bridge। salt bridge के इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज एक तो यही होती है कि इट शुड नॉट रिएक्ट विद एनी कंपोनेंट विद प्रेजेंट इन कैथोड और एनोड पार्ट। इलेक्ट्रिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली इनर्ट मतलब केमिकली इनर्ट, सॉरी केमिकली इनर्ट होना चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट विद एनी components with any components of एनोड और कैथोड पार्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। यही कारण है KCl कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट। तो KCl कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट वेयर इफ सिल्वर नाइट्रेट या Pb2 प्लस, मतलब इस तरह के कैटायंस अगर प्रेजेंट हैं तो Pb2 प्लस, Hg2 प्लस एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन कैथोड एनोड पार्ट। अगर कैथोड और एनोड पार्ट के अंदर अगर हम कंपोनेंट्स के रूप में सिल्वर नाइट्रेट कहीं यूज़ कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट या Pb2 प्लस या Hg2 प्लस, तो फिर हम ये KCl का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? AgNO3 फिर AgCl का PPD बना लेगा, PbCl2 का PPD बना लेगा, Hg2Cl2 का वाइट PPD बना लेगा। दिस PPD विल फॉर्म, और ये रिएक्टिव नेचर का हो गया, एंड इट विल हिंडर द ऑपरेशन ऑफ सेल प्रॉपरली। तो कहीं भी KCl का इस्तेमाल नहीं कर सकते यदि कैथोड या एनोड पार्ट कहीं भी अगर सिल्वर नाइट्रेट या Pb2 प्लस या मर्क्यूरस आयन प्रेजेंट हैं इन द सेल। तो इसका मतलब इट शुड बी केमिकली इनर्ट। दूसरा, आयनिक मोबिलिटी ऑफ cation and anion of electrolyte of salt bridge तो ionic mobility of cation and anion of electrolyte of salt bridge should be nearly same। आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए ताकि दो वो पर्पस सर्व करे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने का। जरा पिछली स्क्रीन पर आना, ये रहा जैसे। अब जैसे मान लो KCl इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम आयन उसका कैटायन, Cl माइनस क्लोराइड आयन उसका एनायन हुआ। आयनिक मोबिलिटी का मतलब देयर स्पीड अंडर द यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब मान लो सेल प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ये हो गया, करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और अब चार्ज इम्बैलेंस शुरू हुए, पोटेंशियल गिरना शुरू हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए आयंस, सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस है दे शुड मूव। तो ऐसा ना हो कि क्लोराइड आयन तो दौड़ के आ जाए फटाफट, मैं आ गया, कर लिया काम मैंने, और के प्लस अभी घिसट ही रहा हो और कह रहा हो आ तो रहा हूँ, जल्दी मत बचा, मतलब तो फिर पर्पस सर्व नहीं हुआ ना। ऐसा थोड़ी कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एक हाफ का मिनिमाइज कर दे दूसरे का ना करें तो भी सेल विल नॉट प्रॉपरली वर्क।
तो इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी ऑफ द कैटायन एंड एनायन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट शुड बी नियरली सेम। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉल्ट ब्रिज की। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज में एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझने चाहिए। इसके ऊपर जेई ने पूछा हुआ भी है। क्या पॉइंट्स, जैसे नोट करके इस बात को लिखेंगे भी कि सॉल्ट ब्रिज जो है एनोड और कैथोड के कंपोनेंट्स का माइनर फ्लो अलाउ करता है, मेजर फ्लो बल्क फ्लो अलाउ नहीं करता। तो सॉल्ट ब्रिज डज नॉट अलाउ द बल्क फ्लो ऑफ आयंस components of anode and cathode through it. So salt bridge does not allow the bulk flow of ions components of the anode and cathode through it. मतलब सॉल्ट ब्रिज अपने थ्रू एनोड के पूरे कंपोनेंट उठ के कैथोड में चले जाएं, ऐसा नहीं होता। माइनर फ्लो इज अलाउड, it only allows minor movement of two halves मतलब कैथोड हाफ एंड एनोड हाफ थ्रू डिफ्यूजन। बल्क फ्लो अलाउ नहीं होता, तो बल्क फ्लो इज नॉट अलाउड। और दूसरा, salt bridge is needed for most cells proper functioning, but not always. Some cells work even without salt bridge. सॉल्ट ब्रिज के बगैर भी सेल वर्क करते हैं। कौन से सेल होते हैं? सम सेल्स वर्क इवन विदाउट सॉल्ट ब्रिज। कौन से सेल्स होते हैं ये वाले? ये वो सेल होते हैं विच यूज कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन यूज करते हैं। कॉमन सॉल्यूशन मतलब जैसे ये प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस, HCl एक्वस, बस हो गया। फिर H2 गैस, मान लो ये प्रेशर P2, ये प्रेशर P1, अलग अलग प्रेशर में कंसंट्रेशन सेल है ये। एंड प्लेटिनम एन एग्जाम्पल ऑफ। अब सर ये क्या होता है कंसंट्रेशन सेल? अरे पढ़ाएंगे, अभी रुको तो सही, आएगा ये भी। एन एग्जाम्पल ऑफ कंसंट्रेशन सेल। एन एग्जाम्पल ऑफ कंसंट्रेशन सेल, तो PT, H2, HCl, H2, PT, ये इस तरीके से हो सकता है। तो ये कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या है? एक ही कॉमन सॉल्यूशन है जिसके अंदर सब डूबे हुए हैं। एक ही सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो सॉल्ट ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी सॉल्यूशन में H2H+ के रूप में आ रहा होगा या H+H2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो नहीं है आवश्यकता। कैसे नहीं है आवश्यकता? जब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स पढ़ेंगे, उनका कंस्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आई थिंक देन द पॉइंट्स विल बी क्लियर। सॉल्ट ब्रिज के ऊपर जेईई एडवांस्ड में एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनका फोकस रहता है कि बच्चों को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे अबाउट सॉल्ट ब्रिज, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। तो बच्चों ये था जनरल डेफिनेशंस, थोड़ी सी बताई हमने गैल्वेनिक सेल में। आइडिया अब लग गया आपको। अब बात आती है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होती है। जैसे कहा था कि हाफ सेल्स के जो पोटेंशियल्स हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर दे आर मेजर्ड रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 असाइन किया हुआ है एट ऑल द टेम्परेचर्स। 0 ही लेना है आपको। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिखो, हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। कई इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसमें भी। शॉर्ट में इसको कई बार हम ECS भी बोल देते हैं। ECS
इसमें क्या है कि हम पोटेंशियल्स मेजर करते हैं ऑफ वेरियस हाफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने जीरो माना हुआ है रिडक्शन में भी और ऑक्सीडेशन में भी एट ऑल द टेम्परेचर्स। और उन एसआरपी डेटा को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर रहे हैं यहाँ पर। एनसीईआरटी शायद घटते हुए क्रम में करता है, वो कोई अंतर नहीं है। तो बढ़ते हुए क्रम में हम अरेंज करते हैं। द सीरीज फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 25 डिग्री सेल्सियस पर डेटा जो होते हैं वो हम यहाँ बात करते हैं, जैसे हाफ सेल और यहाँ एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन वोल्ट, एसआरपी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड डेटा जो होता है वो ये होता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट हाफ सेल्स के पोटेंशियल यहाँ लिख रहा हूँ। सीरीज में पोटेंशियल एग्जैक्टली याद होना कोई ऐसा आवश्यक नहीं है, बट बच्चों को ये आइडिया होना चाहिए कौन सी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, कौन से नीचे हैं। अगर बच्चों ने 9वीं 10वीं पे तो पढ़ी होगी ना, 9वीं 10वीं पढ़ के यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो फिर बच्चे ध्यान दो, एक एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ते थे, एनसीईआरटी में भी होता था। उस एक्टिविटी सीरीज़ को ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। एक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं उसको क्योंकि एक्टिविटी के घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे मेटल्स मूव करती हैं। ऊपर सबसे अल्कली मेटल्स हैं। हाँ, मैं बढ़ते हुए एसआरपी के डेटा में ले रहा हूँ तो, वरना उल्टा हो जाएगा। चलो देखते हैं। आई हैव सम डेटा लाइक lithium plus lithium metal and the potential is minus 3.05 volt. K plus potassium and the data is minus 2.94 volt. Calcium 2 plus 2 electron calcium minus 2.87 volt. Sodium ion, सोडियम मेटल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 2.71 वोल्ट। मैग्नीशियम 2 प्लस मैग्नीशियम एंड दिस इज माइनस 2.36 वोल्ट। Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम आयन का रिडक्शन है और पोटेंशियल इज माइनस 1.66 वोल्ट। वाटर कैन बी रिड्यूस्ड, वाटर कैन बी ऑक्सीडाइज, दोनों ही चीज़ें होती हैं। रिडक्शन होता है तो H2 बनता है प्रोडक्ट, 2OH माइनस एंड द पोटेंशियल इज माइनस 0.83 वोल्ट। जेरन 2 प्लस, ये भी एक अच्छा हाफ सेल है, क्वेश्चन में काम आएगा। डेनियल सेल में भी इन्वॉल्व था, माइनस 0.76 वोल्ट। सिमिलरली Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Fe माइनस 0.44 वोल्ट। Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Sn10, ये बनाएगा माइनस 0.14 वोल्ट। सिमिलरली ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लेड बनाया, पोटेंशियल इसका माइनस 0.13 वोल्ट। ऐसे ही फेरिक आयन का रिडक्शन, ड्यूटेरियम आयन 2D प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, D2 गैस अगर बना रहे हैं तो माइनस 0.01 वोल्ट। हाइड्रोजन रेफरेंस यहाँ आता है, यही इंपॉर्टेंट है, यही तो रेफरेंस है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0.00 वोल्ट, ये रेफरेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद में फिर जैसे कॉपर 2 प्लस 2E, कॉपर 0.34 वोल्ट। जैसे कॉपर 2 प्लस के बाद में वी कैन टेक कॉपर प्लस भी हो सकता है, कॉपर 0.52 वोल्ट। फेरिक 3 प्लस इलेक्ट्रॉन, फेरस 2 प्लस एंड दिस बिकम्स 0.77 वोल्ट। सिल्वर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, सिल्वर आयन ही बड़ा यूजफुल है, 0.8 वोल्ट। मर्क्यूरिक आयन का रिडक्शन मरकरी में, लिक्विड मरकरी होती है रूम कंडीशन पर, एंड दिस इज 0.86 वोल्ट। गोल्ड 3 प्लस के मनोफोर ये सब भी होते हैं, तो गोल्ड का पोटेंशियल है Au3 प्लस 3E। सिल्वर सॉलिड ही है सब, आप
1.4 वोल्ट। एंड MnO4 माइनस, जैसे मैंने कहा कि MnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, H प्लस इलेक्ट्रॉन ये पहुंचा देगा 5, ले लो यहाँ 5H प्लस 8H प्लस आएंगे। um, 1.51 वोल्ट। देन कम्स F2, और भी आएंगे बीच में, मैंने सभी थोड़ी है, ये ऐसा नहीं है, कंप्लीट सीरीज है। 2F माइनस एंड दिस इज 2.87 वोल्ट। ये है बच्चों, जरा देखना एक बार इस डेटा को। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बढ़ते हुए ऑर्डर में SRP डेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 25 डिग्री पर टेबुलेट किया है हमने। सब हाइड्रोजन के रेफरेंस कौन है? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, दिस इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका पोटेंशियल ले लिया है 0 वोल्ट। इसी के रेफरेंस में सारे मेजर किए गए हैं। तो देखो ध्यान से, 9th-10th में भी पढ़ते थे आप कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, मोर एक्टिव हैं, दे आर सेड टू बी मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, और जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं दे आर लेस एक्टिव देन हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। सो एक्टिविटी डिक्रीजेस ऑफ द मेटल्स इन दिस सीरीज, एक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे SRP नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है, मेटल्स आर बिकमिंग मोर लेस एंड लेस एक्टिव। तो ध्यान दो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दीज मेटल्स आर वेरी लेस एक्टिव, इन फैक्ट नोबल मेटल्स। प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, दे आर सेड टू बी द नोबल मेटल्स। बहुत सारी कई और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर होती है। साफ दिखाई पड़ता है कि लिथियम प्लस लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो पोटेंशियल नेगेटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ। डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाएगी। लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, उल्टी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसको उल्टा करके लिखो, अगर इसको उल्टा करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? लिथियम कन्वर्टिंग टू लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो पोटेंशियल कितना हो गया? प्लस 3.05 वोल्ट। और आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। अब E अगर पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी क्या हो गया? नेगेटिव। इसका मतलब लिथियम उतावला बैठा है, मतलब मरा जा रहा है कैसे भी करके, बस मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं। तो पता है कि लिथियम का ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से होता है। सो लिथियम इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल। पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में आपने, लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। सो लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल। तो लिथियम क्या हुआ? लिथियम मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल। इससे ज़्यादा कोई पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल नहीं है, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल है, सबसे ऊपर है। सिमिलरली अब यहाँ दिखाई पड़ता है F2 फ्लोरीन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईली पॉजिटिव है। इसका मतलब ये रिएक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा। हाईली नेगेटिव होगा तो रोक ना पाओगे, रोक कैसे ना रोके रिएक्शन तो जाएगी। फ्लोरीन बड़ी आसानी से रिड्यूस होता है, उतावला बैठा है कि कैसे भी इलेक्ट्रॉन मिले और बस मैं F- में कन्वर्ट हूँ। तो F2 इज़ ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। तो इनफैक्ट पूरा पता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स में F2 इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है F2। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि जिन मेटल्स के SRP हाईली नेगेटिव होते हैं तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। सो ऑल दीज मेटल्स ये हाइड्रोजन क्या है? देखो ये तो ऐसे पढ़ाया तो ऐसे ही जाता है यार, तुम भी ऐसी मार्क करो। ऑल दीज मेटल्स जिनके SRP नेगेटिव हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑल दोज आयंस और F2 और हेलोजन्स जिनके जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये सब बढ़िया 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 क्या? गुड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SRP जिनके नेगेटिव हैं अच्छे, वो मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और जो मेटल आयंस या हेलोजेंस रिएक्टेंट के रूप में जिनके SRP हाईली पॉजिटिव है, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रिएक्शंस 4 तरह की होती हैं। आप जब इनऑर्गेनिक, जैसे ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करते हैं उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन का रास्ता खुल जाता है। नाउ यू आर फ्री टू रीड रेडॉक्स रिएक्शंस केयरफुल ईजिली। तो इसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री मेनली इसी के बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, उनका बेसिस ही यहीं से बनता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसलिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं दैट वी डील विद: एसिड बेस रिएक्शन, precipitation reactions, complex formation reactions, and redox reaction. And the major chunk of the chemical reactions we study in our syllabus is redox reaction. Or redox reaction is all based on electrochemical series, electrochemistry. आ गई बात समझ में? ऑक्सीडेशन नंबर के चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। अच्छा, कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जैसे मोर एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स फ्रॉम। कौन से ज़्यादा एक्टिव हैं? ऊपर से नीचे पर एक्टिविटी सीरीज है ये, एक्टिविटी डिक्रीजेस। एक्टिविटी ऑफ द मेटल्स ऊपर से नीचे आने पर घटती जा रही हैं। तो मोर एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जो मेटल ऊपर है अपने से नीचे वाले सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ये बात पता होती है। ये 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं लिखवा भी देता हूँ। एक बार पूरी स्क्रीन नोट कर लो तो मैं अगले स्क्रीन पे चलूँ। तो क्या, जैसे मोर एक्टिव मेटल्स displaces less active from its salt solution। सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो मोर एक्टिव मतलब जो ऊपर है। यही कारण है कि डेनियल सेल की रिएक्शन ये होती है। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिंक सॉलिड मिलाओ आप, तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस रिएक्शन का ई सेल पॉजिटिव होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में दोगे तो भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी फिर क्या होने वाला होगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है। ये सब कुछ लॉजिकल है भाई। रिएक्शन का अगर ई सेल पॉजिटिव है अंडर गिवन कंडीशंस, then reaction will be spontaneous. You can't stop the reaction to proceed. जाएगी वो तो डेल्टा जी नॉट विल बी नेगेटिव। हाँ, उल्टा नहीं होगा। जिंक सल्फेट में कितना ही कॉपर सॉलिड मिला लो आप, नो रिएक्शन। कॉपर ना कर सकता डिस्प्लेस। सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर इज मोर एक्टिव देन सिल्वर। ऊपर से नीचे आने पर एक्टिविटी घट रही है, जो हमने सीरीज लिखी थी। सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एंड कॉपर नाइट्रेट। बैलेंसिंग कर लो तो यहाँ 2 ले लो, 2 सिल्वर लाइक दिस। ये हो जाएगा। इसका भी उल्टा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। अच्छा, मेटल्स अबव H2 in ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स ऊपर हैं कैन डिस्प्लेस H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड ऑल्सो फ्रॉम वाटर स्टीम। डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें से अब जैसे मान लो ये जो से मेटल हैं, ये सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। आप डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाओ इनकी, तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देंगे। नॉट ओनली दैट, ये सोडियम पोटेशियम जो हैं
ये एल्यूमिनियम टाइप के मेटल या जो भी हैं हाईली एक्टिव मेटल्स जो हैं, और भी ले सकते हैं, सोडियम, लिथियम, ये आप लिक्विड वाटर से रिएक्शन कराओ तो भी हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर देंगे। थोड़ा सा जो लेस एक्टिव मेटल हैं, यहाँ तो चलो जिंक भी आ गया, आयरन भी आ गया, टिन भी आ गया, बट जो थोड़ी लेस एक्टिव हैं जैसे कौन, जिंक, आयरन, टिन, ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेते हैं हाई टेम्परेचर पर और तब हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं। बट हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स ये काम कतई नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, कतई कतई। तो हाइड्रोजन से नीचे कौन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी टाइप की मेटल्स, डाइल्यूट HCl, H2O लिक्विड, स्टीम, कुछ भी ले लो, नो रिएक्शन, कुछ ना, इनके बस की बात ना है ताकत इनमें, क्योंकि ई सेल जो है वो नेगेटिव हो जाता है, नहीं होती रिएक्शन, नहीं हो पाती रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इस तरीके से लेते हैं। तो ये बड़े कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एक्टिव मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड्स थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ more active metals are thermally stable। थर्मली स्टेबल मतलब हीट करने पे आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, थर्मली स्टेबल। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्टिविटी घटेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट कितना हीट कर लो पिघल जाएगा, टूटेगा नहीं, ऑक्सीजन गैस नहीं देगा। कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3, SiO2, थर्मली स्टेबल ऑक्साइड्स। बट सिल्वर ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड बड़े फेमस हैं, हीट करने पर बड़ी आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं और ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर देते हैं। मरकरी ऑक्साइड, ये भी हीट करने पर दोनों मेटल सिल्वर एंड मरकरी दे आर एट द बॉटम, मतलब हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये मरकरी लिक्विड मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मली अनस्टेबल ऑक्साइड्स हैं ये Ag2O एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये दो मेटल के ऑक्साइड रट लो, याद कर लो, ये थर्मली स्टेबल हैं, अनस्टेबल है, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। सर गोल्ड प्लेटिनम के ऑक्साइड तो रूम कंडीशन पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। गोल्ड ऑक्साइड, प्लेटिनम ऑक्साइड तो एग्जिस्ट नहीं करते, वो अगर करा भी दिए तो वो तो अपने आप ही टूट जाएंगे, वो तो और कम स्टेबल हैं। तो इस तरीके से आप ये बात करें। नहीं, कॉपर ऑक्साइड स्टेबल है, कॉपर ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, CuO। तो ये दोनों ऑक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। हालांकि एक नहीं 4-5 बार तो ये मैं ही बता दूंगा आपको, जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इलिंघम डायग्राम पढ़ेंगे इन मेटलर्जी चैप्टर, तो भी हम ये सब बातें कहेंगे। तो बच्चों ये थे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये इंपॉर्टेंट बातें थी, यू शुड रिमेंबर, नोट करो ये सारी बात यहाँ तक की। चलो भाई बच्चों, अब बात करते हैं आगे नस्ट इक्वेशन की, कि किस तरीके से हाफ सेल पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल कंसंट्रेशन चेंज या पार्शियल प्रेशर चेंज करने पर चेंज होता है। तो लिखेंगे हेडिंग नस्ट इक्वेशन। हाँ,
इफेक्ट ऑफ concentration, pressure variation on सेल ईएमएफ। सेल पोटेंशियल पर या सेल ईएमएफ पर किस तरीके से कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर चेंज करने का प्रभाव पड़ता है। कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन का मतलब सेम ही होता है, बिकॉज बोथ आर द मेजर ऑफ एक्टिव मासेस। अच्छा, जैसे मान लो कोई सेल रिएक्शन है, ए प्लस बी, बी कन्वर्टेड टू सी, सी प्लस डी, डी, ये सेल रिएक्शन है। मान लो हर सेल रिएक्शन के लिए एट एनी इंस्टेंट वी हैव द पैरामीटर लाइक डेल्टा जी आर इज इक्वल टू डेल्टा जी आर नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ Q। Q मतलब रिएक्शन कोशेंट। तो Q क्या है? और रिएक्शन कोशेंट है। और रिएक्शन कोशेंट की जो वैल्यू है वो कैसे लिखते हो आप? एट एनी मोमेंट C की पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B। ये तरीका होता है रिएक्शन कोशेंट लिखने का। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। इस तरीके से आप ये लिखते हो। R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अच्छा, व्हाट इज डेल्टा जी आर? गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन अंडर गिवन कंडीशंस। और व्हाट इज डेल्टा जी आर नॉट? दिस इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये इस तरीके से आप लिखते हो। ठीक है, अब एक बात समझो, सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का तो फॉर्मूला पता होता है, माइनस एन एफ ई सेल। सेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, और डेल्टा जी आर नॉट ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, तो सेल पोटेंशियल कौन सा लेंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू। यहां से फिर ई सेल की वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग ऑफ क्यू, रिएक्शन कोशेंट। अच्छा ध्यान दो, एफ एक कांस्टेंट 2.303, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, और जनरली हम डेटा 25 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर लें तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है कौन? 2.303 आर टी अपॉन एफ एट 298 केल्विन, इसकी वैल्यू आती है 0.0591। ये वैल्यू इतनी आती है। अगर आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो अकॉर्डिंगली, या मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन लेते हैं, जनरल नोटेशंस तो वही होते हैं। तो एक तरीके से ये जो इक्वेशन है, ये भी तो एक, दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज नस्ट इक्वेशन। ये भी नस्ट इक्वेशन है। यहाँ अगर टेम्परेचर मान लो 298 केल्विन दिया है, तो फिर तो ये क्यों और आसान हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट्स की हम एक रेडीमेड वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो एक तरीके से इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एफ को लिख लो 0.0591। कई बार सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 0.059 भी लेते हैं, 0.06 भी चलता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, अपॉन एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये केस टू केस डिफरेंट हो सकता है। एंड लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट क्यू बेस 10 पर। ये इक्वेशन एप्लीकेबल है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी तो नस्ट इक्वेशन है। ये इक्वेशन कोई अलग अलग थोड़ी है। तो दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड। अच्छा, ये तो हमने सेल पे अप्लाई किया है, हाफ सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
Nernst equation can be applied on half cell reaction also. अच्छा, यहां पर एक बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है कि ये जो रिएक्शन कोशेंट Q है, यहां पर हम सॉल्यूशन फॉर्म में है तो कंसंट्रेशन लेते हैं, पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं गैस के तो पार्शियल प्रेशर ले लेंगे, और यदि किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर दोनों हों, मतलब सॉल्यूशन फेज वाले सब्सटेंस भी हों और गैसेस भी इन्वॉल्व हों, तो हम QPC यूज़ करते हैं। QPC का मतलब गैसेस इन तो पार्शियल प्रेशर एक्टिव मास के रूप में, और सॉल्यूशन फेज में है तो कंसंट्रेशन लेंगे। इस बात को ज़रा यहाँ तक की बात नोट करो एक बार तो। क्या? तो Q is QPC for reaction involving gases and substance in solution. Gases as well as substance in solution phase. जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरीके से कह दे कि AgCl प्लस हाइड्रोजन गैस ये सॉलिड, और 2Ag सॉलिड प्लस मान लो ये कुछ 2HCl, H प्लस एक्वस 2Cl माइनस एक्वस। मान लो ये कोई रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन है, मान लो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया है, सेल रिएक्शन है। ये सिखा रहा हूँ आपको अभी कि हाउ टू राइट Q, रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखेंगे। तो इसका Q लेंगे, QPC का मतलब अगर गैसेस हैं तो पार्शियल प्रेशर लो और सॉल्यूशन फेज में है तो कंसंट्रेशन लो, C मतलब कंसंट्रेशन, P मतलब पार्शियल प्रेशर। तो इसका QPC लिखना है तो सॉलिड का तो लेते नहीं, तो फिर कौन? H प्लस C कंसंट्रेशन का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर इंटू Cl माइनस C कंसंट्रेशन एट दैट मोमेंट स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर लेंगे। लाइक दैट यू विल हैव टू राइट द एक्सप्रेशन। ध्यान रखना ये गलत ना हो। तो इस तरीके से हम ये एक्सप्रेशंस लिखते हैं। अब यहीं पे एक दो इंपॉर्टेंट बड़े पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये नर्स्ट इक्वेशन थी क्या, E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल। ये इक्वेशन थी, यही थी ना। ये इसे तो बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और ये कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर ई सेल पॉजिटिव है देन ओनली वी विल गेट द इलेक्ट्रिकल वर्क। इफ ई सेल पॉजिटिव है देन वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सेल। सेल विल डिलीवर द इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सेल। ई सेल पॉजिटिव है तभी। अगर ई सेल जीरो है या नेगेटिव है तो इसका मतलब वी विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ एनी इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सेल, नो नॉन पीवी वर्क। अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है दैट इज ई सेल बिकम्स जीरो। क्यों? डेल्टा जी आर बिकम्स जीरो। डेल्टा जी आर जीरो आता है इक्विलिब्रियम पर, डेल्टा जी आर नॉट जीरो नहीं होता। डेल्टा जी आर नॉट नीड नॉट बी जीरो, तो ई सेल बिकम्स जीरो। ई सेल एंड क्यू बिकम्स के इक्विलिब्रियम। तो फिर ये सेल इक्वेशन क्या बन गई? जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल।
माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन बन गई कब? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर याद रखने वाली बात है क्या कि एट इक्विलिब्रियम हमेशा ध्यान देना है ई सेल एंड डेल्टा जी आर जीरो एंड ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी आर नॉट नीड नॉट बी जीरो। अगर ध्यान हो तो यही बात हमने डेल्टा जी आर और डेल्टा जी आर नॉट के केसेस में केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ते हैं तो वहां भी कही थी हमने। इक्विलिब्रियम पर ई सेल जीरो होता है, डेल्टा जी आर जीरो होता है, डेल्टा जी आर नॉट या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नीड नॉट बी जीरो। हाँ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जीरो जब होगा जब इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड कंडीशन पे एस्टैब्लिश हो। तो कई बार क्वेश्चन पूछता भी है कि ये एक रिवर्सिबल सिस्टम है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी या सेल पोटेंशियल इतना दिया हुआ है। सेल की रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री अगर पता होगी तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। तो ये इक्वेशंस थी और ये जो नस्ट इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेन, जेई एडवांस्ड, हर जगह पर बच्चे अगर बोर्ड एग्जाम लिखते हैं तो 12th क्लास का एनसीईआरटी में ये दिया हुआ होता है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है, वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा हर लिहाज से फ्रॉम एवरी रेस्पेक्ट, एवरी आस्पेक्ट, रेस्पेक्ट नहीं, फ्रॉम एवरी आस्पेक्ट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बारी है क्वेश्चंस की, नस्ट इक्वेशन की थोड़ी प्रैक्टिस की। लेट्स डू द प्रैक्टिस। नोट कर लें। क्वेश्चन कुछ ऐसे लेते हैं, चलो। फाइंड हाफ सेल potential of following at pH is equal to 7। मान लो ऐसे क्वेश्चन कह दें, कौन सा H प्लस एक्वस, इसकी बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट दिस। जरा देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूँ, वैसे कर लेते हैं बच्चे। हाफ सेल पोटेंशियल दिया हुआ है pH 7 पर, pH 7 का मतलब H प्लस कंसेंट्रेशन दी हुई है, तो E नॉट सेल तो इसका जीरो होगा। तो एक बात तो समझ जाओ कि E नॉट सेल इज इक्वल टू जीरो है। तो E सेल कितना हो गया, सेल EMF पूछ रहे हैं अंडर pH 7 कंडीशंस, तो कितना हो गया E नॉट सेल माइनस 0.059 ले लो अपॉन 591 भी चलेगा, 59 ले लो, कैलकुलेशन में थोड़ा आसान हो जाता है, अपॉन how many moles of electrons are involved, 1 into log of partial pressure of H2, partial pressure of H2 की पावर हाफ अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब बात आती है कि सर आपने pH 7 दे दी, तो pH 7 बोलते ये बात तो क्लियर है कि H प्लस कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7m है, ठीक है। But what is the partial pressure? The partial pressure of hydrogen gas is taken 1 bar। क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो पार्शियल प्रेशर में भी टेकन 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर 1 बार में कोई खास अंतर नहीं होता, और खासकर लॉग लोगे तो अंतर नेग्लिजिबल हो जाता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी टेकन, शुड बी टेकन 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर। सो लाइक दैट यू विल हैव टू सॉल्व। अच्छा देखिए, माइनस 0.059 अपॉन 1 इंटू लॉग ऑफ, अब ये तो 1 ही हो गया, 10 के पावर माइनस 7, ऊपर गया तो 10 के पावर प्लस 7, लॉग ऑफ 10 के पावर प्लस 7 मतलब 7 से मल्टीप्लाई, माइनस 7 छंग 7 63, 6 7 पंजे 35, 35 और 6 41, तो बस यही हो गया 0.14413 वोल्ट, दैट्स इट, यही आंसर है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं, तो यू शुड बी एबल टू टेल। कई बार मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, फाइंड हाफ सेल पोटेंशियल, जैसे
क्या पोटेंशियल, इस तरीके से mg, और ऐसे ले लो बल्कि MnO4 माइनस Mn2 प्लस H प्लस 10 की पावर माइनस 2m, 10 की पावर माइनस 2m, और ये 10 की पावर माइनस मान लो 3m pt। इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करो। गिवन E नॉट pt H प्लस Mn2 प्लस MnO4 माइनस, इसका पोटेंशियल माइनस 1.5 वोल्ट, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, उसका एक इक्विलिब्रियम सेट करना है, अंडरस्टैंड करना है पूछ क्या रहे हैं, जो पूछा है वही बताओ। पोटेंशियल कई बार प्लस माइनस में बहुत लफड़े होते हैं इन क्वेश्चंस में। बच्चे कुछ आंसर निकालते हैं, पता चला आंसर उसका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप पहचान नहीं पाते कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहे हैं या रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहे हैं, हाफ सेल पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का पूछ रहे हैं या रिडक्शन का पूछ रहे हैं। ये कैसे मालूम पड़े, तो मैं सिखाया हुआ है, हिंट दे रहा हूँ। हाफ सेल पोटेंशियल इसका पूछ रहे हैं, और प्लेटिनम जो है वो राइट साइड में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कैरियर या तो हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, और राइट में आ रहा है तो वो कैथोड है, और लेफ्ट में आ रहा है तो वो एनोड है। इलेक्ट्रॉन कैरियर अगर राइट में लिखा हुआ है तो वो कैथोड है, रिडक्शन हाफ है, और लेफ्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट में है तो वो एनोड है। स्क्रीन को पॉज करो, डेटा आपके सामने है, सॉल्व द क्वेश्चन, डू इट। हाँ भाई, जरा देखें आपने क्या सॉल्व करा, आंसर निकाला। पहले तो रिएक्शन लिखो। साफ दिखाई पड़ता है क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट में दिया हुआ है तो ये रिडक्शन हाफ है, ये कैथोड की तरफ वर्क करेगा, और कैथोड है तो रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन किसका होगा, ऑब्वियसली Mn+7 में है, MnO4 माइनस में। तो ये रिएक्शन हमने पहले भी लिखी थी, एक्वस 5 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस कर लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन आप सीख चुके हो। प्लस यही थी रिएक्शन, रिडक्शन में लिखनी है। रिडक्शन में ये रिडक्शन है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में दिखते हैं, ऑक्सीडेशन में राइट साइड में दिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये डेटा कौन सा दिया हुआ है, डेटा ऑक्सीडेशन का दिया हुआ है। प्लेटिनम कहाँ दिख रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में प्लेटिनम है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो साइन उल्टा कर दो इसको। और अगर किसी हाफ सेल का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उल्टा कर दो तो क्या मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें इसका ई हाफ सेल बताना है, तो E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 1.5 लेंगे। माइनस क्यों ना लिया सर, अरे भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मुझे चाहिए रिडक्शन का डेटा। ये पहचानना सीख लो, रिडक्शन का पोटेंशियल चाहिए मुझे, और रिडक्शन का पोटेंशियल में भी स्टैंडर्ड का पोटेंशियल रिडक्शन का चाहिए। ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एक्चुअली ये SOP दिया हुआ है, SRP नहीं है। तो ये आ गया माइनस 0.06 ही ले लो, हटाओ, अपॉन 5, 0.0591 को मैंने अप्रॉक्सीमेट कर लिया 0.06, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड लॉग ऑफ Mn2 प्लस ई कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -2, MnO4 माइनस ई कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -2 इंटू H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -3 की पावर कितनी है, 8। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1.5 माइनस 0.05, 5, 12, 0.012, 12 पंजे 60, ऐसा हो गया। ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर 8 या 24 ऊपर गया, तो लॉग ऑफ 10 की पावर 24 मतलब इंटू 24। गुणा भाग कर लेना यार, वोल्ट। बस मैं यही लिख के छोड़ रहा हूँ, दैट्स इट। बस मैं यही लिख के छोड़ रहा हूँ, दैट्स इट, यही आंसर है।
गुणा भाग करेंगे तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू गेट योर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को देने का पर्पस इसलिए था, इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो, वो तो आसान है। पर्पस ये था कि पहचानूं, फाइंड आउट क्या करना हुआ है और डेटा कौन सा दिया हुआ है, उसका एक प्रॉपर जो समन्वय है, समन्वय मतलब इक्विलिब्रियम बैठाना बड़ा ज़रूरी है, उनमें तालमेल बैठाना ज़रूरी है कि डेटा कौन सा दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। नोट करेंगे एंड वी विल टेक मोर क्वेश्चंस। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे करें, आपसे एक सेल पोटेंशियल का क्वेश्चन पूछ लें, फाइंड सेल ईएमएफ, जैसे कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर लें, जिंक 0.8 m, कॉपर सल्फेट कॉपर 0.1 m ये दिया हुआ है, और ई नॉट कॉपर प्लस कॉपर 0.34 वोल्ट, ई नॉट जिंक का -0.76 वोल्ट। आसान सा क्वेश्चन है, डेनियल सेल है बट नॉन स्टैंडर्ड सेल है, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, तो करो फाइंड आउट पोटेंशियल। कैसे फाइंड आउट करोगे? डू इट। आया आंसर? जरा देखें क्या आंसर आया। देखो, इन क्वेश्चंस का तरीका ये है कि लेफ्ट साइड में एनोड पार्ट होता है, राइट साइड में कैथोड पार्ट होता है। तो एक बार एनोड की नेट रिएक्शन लिखो। नेट रिएक्शन जरूरी है क्योंकि सल्फेट आयन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, और कॉपर आयन का रिडक्शन होगा, कॉपर सॉलिड, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस जरन 2 प्लस प्लस कॉपर, ये है सेल रिएक्शन। राइट, ये तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये तो जिंक का ऑक्सीडेशन है, तो इसका ई नॉट लिख लो, ई नॉट ऑक्सीडेशन जिंक का। नहीं, वो तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया। सर कैसे मालूम पड़ा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया? ये है इलेक्ट्रॉन कैरियर, मेटल होती है इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट में आ रहा हो तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो ये एसआरपी डेटा है, पहचानना सीख लो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पहचानना सिखवाया था मैंने आपको। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट साइड में लिखे हुए हैं, तो रिडक्शन का डेटा है ये। तो रिडक्शन का डेटा है और हमें जिंक में ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन का डेटा चाहिए स्टैंडर्ड में, उल्टा कर दो, प्लस 0.76 वोल्ट। बच्चों को देखना चाहिए कि आपके टीचर ये है, आपके सर जो हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और ट्राई टू अडॉप्ट दिस सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच। तब आप हम जो सिखा रहे हैं वो अच्छे से सीखोगे, एंड यू विल हैव अ सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग टू गेट द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। अब यहाँ कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन ही तो है, रिडक्शन है ये, और रिडक्शन का डेटा दिया हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना, 0.34 वोल्ट। तो फिर ई नॉट सेल कितना हो गया, 1.1 वोल्ट। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी हो गई, ई इज इक्वल टू ई नॉट सेल 1.1 माइनस 0.06 ही ले लो, हटाओ, अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो वही होते हैं जो ऑक्सीडेशन हाफ में हो और जो रिडक्शन हाफ में हो, इक्वल होते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 मत कर देना, 2 + 2 कभी कर दो ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन हाफ में इन्वॉल्व हुए हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं रिडक्शन हाफ में। एंड टू लॉग ऑफ Zn2 + E कंसेंट्रेशन, Zn2 + E कंसेंट्रेशन 0.8 m इंटू कॉपर, कॉपर तो सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास तो 1 ही होता है, अपॉन
जिंक का नहीं लेंगे, कॉपर सॉलिड है ना, कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन ये 0.1 है, दैट्स इट। 8 तो 1.1 माइनस 0.03 इंटू लॉग ऑफ 8, 1.1 माइनस 0.03 इंटू लॉग 8, लॉग 2 की पावर 3, 3.3.9, तो 1.1 माइनस 3 होती है 27, 0. कितना 027। अब घटाओगे तो देख लेना जो भी पोटेंशियल आएगा वुड बी योर आंसर। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं दैट यू हैव टू सॉल्व। क्लियर? तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को क्लियरली अप्रोच पता होनी चाहिए वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। अच्छा, और एक सवाल देखना, फाइंड सेल ईएमएफ PT H2 H2SO4 0.1 m, और यहाँ मान लो ले लें ऐसे इधर कॉपर 2+ कॉपर, और ये 10⁻⁻2 m, और E0 दिया हुआ है कॉपर 2+ कॉपर का 0.34 वोल्ट। इससे पहले क्वेश्चन जरा सॉल्व करो, यही आसान सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी तो मैं। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो पता होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर या किसी भी टेम्परेचर पर, दैट इज असाइंड 0 वैल्यू। और कॉपर का हाफ सेल पोटेंशियल रिडक्शन के रूप में काम कर रहा है, प्रॉपर डेटा दिया हुआ है, जरा सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करो, एक डू इट। हाँ भाई बच्चा लोग बताओ क्या आंसर आया। देखो तरीका वही, H2 का ऑक्सीडेशन करा दो। सर ये आपने ऐसे लिखा है, मैं हाफ से मल्टीप्लाई करके तब लिख दूँ, लिख दो, पोटेंशियल पर कोई प्रभाव ना पड़ता है। तो H2 2H+ + 2E। अच्छा H+ की कंसंट्रेशन कितनी हुई? H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा टूटेगा, डबल H+ देगा तो 0.2 m। उधर कॉपर 2+ का रिडक्शन होना है, राइट साइड वाला रिडक्शन हाफ होता है, तो कॉपर ये हट गया, तो H2 प्लस कॉपर 2+ 2H+ कॉपर। इसका पोटेंशियल तो E0 0 होता है, इसका पोटेंशियल हमें पता है, रिडक्शन भी चाहिए 0.34 वोल्ट, तो E0 सेल भी कितना हो गया 0.34 वोल्ट। तो बस, तो आप तो आंसर आसान है, 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर 0.2 m है, तो 2 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, कॉपर तो लेंगे नहीं, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, कुछ ना दिया जाए तो 1 लेते हैं, और कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2। तो बस ये 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 आ गया ये, तो एक तरीके से 2 log 2, तो log 2 0.34 माइनस 0.06 इंटू 0.3, बस सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी योर आंसर। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन में आपको घुमाएंगे, वो हो सकता है क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे जाएं कि जैसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ H+ का प्रोवाइडर एक बार H2SO4 ले लिया, एक बार हो सकता है कोई वीक एसिड ले लें, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HCN टाइप, हो सकता है कि ये कोई बफर सॉल्यूशन ले लें। तो आपको थोड़ा सा आयनिक का यूज़ आना चाहिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। जैसे इसी से मिलता जुलता सवाल मैं यही पूछ लूँ आपसे, मैं यही पूछ लूँ कि PT H2 गैस का प्रेशर ना दिया वो कुछ भी, तो हम उसका पार्शियल प्रेशर 1 बार लेते हैं, और यहाँ पर मान लो एक बार ले लिया फॉर्मिक एसिड, और जिसका K दिया हुआ है 10⁻⁻4, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2 m, और यहाँ फिर वापस से वही मान लो कुछ और ले लिया, जैसे क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, बेरियम क्लोराइड, एक्वस, Cl2 गैस,
पीटी ये कंसंट्रेशन भी 0.1 m है मान लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है E0 अगर मान लो प्लेटिनम Cl2 Cl- का जो पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन का -1.35 वोल्ट है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.35 वोल्ट है। जरा सॉल्व करके बताना क्या आंसर आएगा। सोच समझ के करना, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, सोच के करना। अगर जेई में भी आएगा ये क्वेश्चन तो ठीक माना जाएगा, टफ नहीं, ठीक माना जाएगा। तो जरा करना सॉल्व। क्या आंसर आया बताओ। अब जरा देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एनोड है, ये एनोड के रिप्रेजेंटेशन में है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करा दो 2H++2 और उधर रिडक्शन करवाना है। तो किसका रिडक्शन होगा? क्लोरीन का रिडक्शन होगा, तभी तो Cl- बनेगा। बच्चे इसमें खूब गड़बड़ करते हैं, कई बार वो उल्टी रिएक्शन लिख देते हैं। क्यों लिख रहा उल्टा? रिडक्शन कराना है ना, राइट साइड में हमेशा रिडक्शन हाफ होता है। तो जब जोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, H2 + Cl2 2H++2 Cl-। इसका पोटेंशियल तो E0 जीरो होता है, पता है। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में दोनों में जीरो है, SRP SOP दोनों। और ये ध्यान से देखो, ये रिडक्शन में ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए मुझे स्टैंडर्ड का, रिडक्शन चाहिए। और डेटा दिया है ऑक्सीडेशन का, क्यों? प्लेटिनम लेफ्ट में लिखा है और प्लेटिनम एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो कौन सा पोटेंशियल होता है? ऑक्सीडेशन का। हमें चाहिए रिडक्शन में, तो रिडक्शन में चाहिए तो फिर कितना लोगे? +1.35 वोल्ट। तो ये है रिडक्शन पोटेंशियल। तो फिर E0, अब ये प्लस माइनस भी घूम जाते हैं बच्चे मेरे ख्याल से। अगर तुमने ये पिछले 20-30 मिनट में अगर पढ़ाई अच्छे से की होगी, सुन रहे होंगे मेरी बात, अब ये संशय आपको कभी नहीं रहेगा। यही तो पर्पस है पढ़ने का, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो तो फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्वेश्चन भी सही होते हैं फिर। तो E0 सेल बिकम्स 1.35 वोल्ट। बाकी तो क्या, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल इज इक्वल टू 1.35 माइनस 0.06 ले लो अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं लॉग ऑफ H+ का स्क्वायर। अब H+ भी डायरेक्टली नहीं आ रहा, चलो एक्सप्रेशन तो लिखो, इंटू Cl- का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन। कुछ ना दिए हुए जाएं तो 1 ले लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार एक ही बात है वो। तो जरा देखना यहाँ फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड टूटता है तो H+ कंसंट्रेशन फॉर्मिक एसिड से जो वीक एसिड से आती है स्क्वायर रूट Ka/C होती है। थोड़ा बेसिक आयनिक पढ़ लो, कोई नहीं, अलमारी खोल लो, उसमें से ढूंढना। एक आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर होता है, केमिस्ट्री में ही है, फिजिकल में। कॉपी निकालना वो वाली, धूल वूल साफ करना, फूंक मार के साफ करके एकदम झाड़ू फटका मार के उस पर, और फिर देखना कहीं ढूंढ के अंदर मिलेगा pH कैलकुलेशन ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेसिस, दैट यू विल अंडरस्टैंड। कर लो रिवाइज मेरे भैया, ये वाइज है तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, राइट। तो स्क्वायर रूट K/C है और K दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ इंटू कंसंट्रेशन 0.2 m है, तो 0.2 m। तो एक तरीके से H+ कंसंट्रेशन का स्क्वायर चाहिए था हमें। तो स्क्वायर कितना हो गया? स्क्वायर लोगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ या 2 इंटू 10⁻⁻5 m, राइट, m स्क्वायर इनफैक्ट। ये आ गई कंसंट्रेशन का स्क्वायर चाहिए था, वैल्यू पुट कर लो। तो 1.35 माइनस 0.03 लॉग ऑफ
H प्लस का स्क्वायर 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू Cl माइनस का स्क्वायर, Cl माइनस का स्क्वायर मतलब क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन, सुनो सुनो सुनो, बेरियम क्लोराइड की कंसेंट्रेशन 0.1 m है, तो क्लोराइड आयन डबल आएगा, डबल मतलब 0.2, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1, बाकी तो गुणा भाग है आप जानो, इंटू लॉग ऑफ कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 10 टू द पावर -2 और 5 7, यही हुई ओवरऑल वैल्यू। गुणा भाग देख लेना एक बार, बस मैं ना कर रहा गुणा भाग, वो तो आप ही करो अपनी हिसाब से। तो जैसे ये क्वेश्चन था, हो सकता है कि ये फॉर्मिक एसिड ना दें, बफर सॉल्यूशन दे दें, कोई एसिडिक बफर, या कुछ और तरीके से पूछ लें, कोई ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा लें, अमोनियम क्लोराइड लिख दें यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ और अमोनिया के भी दे दें। तो अगर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है तो हाउ टू कैलकुलेट द पीएच इज नॉट अ न्यू थिंग टू यू, यू नो हाउ टू कैलकुलेट, accordingly you can proceed to get your answer। तो ये था, ये कुछ क्वेश्चंस थे तरीके, और एक आध क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन ले ले, मेरे पास एक डेटा है सवाल का, हाँ क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ लें कि फाइंड log ऑफ बेस 10 पर K इक्विलिब्रियम ऑफ Sn सॉलिड प्लस Sn4 प्लस एक्वस टू Sn2 प्लस एक्वस, गिवन क्या दिया हुआ है, एकदम आसान सवाल है, E0 Sn4 प्लस Sn2 प्लस और Pt, ये रिडक्शन का डेटा दिया हुआ है 0.15 वोल्ट, और E0 Sn2 प्लस का रिडक्शन का डेटा दिया हुआ है, एंड दिस इज गिवन एज -0.14 वोल्ट। बस इतना ही सवाल है। अगेन छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, सॉल्व करें, करेक्ट आंसर बतलाएं, क्या आएगा, इजी क्वेश्चन। क्या आंसर आया जरा देखें। आप पहले ये इक्विलिब्रियम सिस्टम लेके तो आओ, कैसे लिखोगे, ये रिडक्शन का डेटा है तो रिडक्शन लिखोगे, और Sn4 प्लस चाहिए भी है हमें, तो Sn4 प्लस प्लस 2e कन्वर्टेड टू Sn2 प्लस में कन्वर्ट कर दो, और आप प्रोडक्ट में Sn2 प्लस चाहिए, ठीक है। और इसका डेटा कितना दिया हुआ है 0.15 वोल्ट, साथ में हमें 10 भी चाहिए लेफ्ट साइड में, तो इसको एक काम करो, ये तो रिडक्शन का डेटा है, उल्टा करके लिखो 10 Sn2 प्लस, ये तो मात्र डेटा है, ये डेटा दिए हुए हैं, ये तो हम अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे, रिडक्शन में चाहिए रिडक्शन के लिए यूज़ कर लेंगे, ऑक्सीडेशन में चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ कर लेंगे, इसको उल्टा करके लिख लिया तो Sn कन्वर्टिंग टू Sn2 प्लस प्लस 2e, और ये पोटेंशियल जब उल्टा करके लिखा है ऑक्सीडेशन लिखा है, जबकि ये रिडक्शन का डेटा था। सर ये कैसे पता चला रिडक्शन का डेटा है, कई बार बता चुका हूँ, सामने होते तो धर देता है एक, तो ये 10 राइट साइड में, इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हाफ का डेटा है, हमें चाहिए ऑक्सीडेशन में तो पोटेंशियल प्लस 0.14 वोल्ट, दोनों को जोड़ोगे तो अब आ गया, देखो कितना Sn सॉलिड प्लस Sn4 प्लस, और ये हो गया 2Sn2 प्लस, और E0 सेल कितना हो गया 0.29 वोल्ट, दोनों को जोड़ लिया। दो हाफ सेल जोड़ने पर अगर सेल रिएक्शन मिलती हो तो पोटेंशियल डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, वरना नहीं जुड़ते। अब तो क्या, अब तो बस वो फॉर्मूला लगा लो, 0 इज इक्वल टू E0 सेल 0.29 माइनस 0.06 ले लो अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, यही तो था फार्मूला इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। तो बस यहाँ से लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0.03, तो 29/3 हो गया, दैट्स इट, यही आंसर है, यही आंसर है, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 29/3। सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्लियर। और एक आध क्वेश्चन लेते हैं, आज इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कि किस तरीके से हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उनको हम सॉल्व करें।
कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम, मतलब क्वेश्चन चाह रहा है कि डेल्टा जी ही कैलकुलेट करो। तो इस तरह क्वेश्चंस भी कई बार आपके सामने आते हैं। लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। जैसे मान लो एक सवाल ये ले लें, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, फाइंड ई कॉपर 2 प्लस कॉपर एट pH इज इक्वल टू pH 14 पर ये फाइंड आउट करना है। कॉपर 2 प्लस गिवन डेटा दिया हुआ है बस कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो थोड़ा सा आयनिक तो आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स की बात कर रहे हैं, बहुत डीप वाला आयनिक तो चाहिए ही नहीं इसमें। 10 की पावर माइनस 19 है, 19 ये दिया हुआ है और साथ में E0 डेटा दिया हुआ है कॉपर 2 प्लस कॉपर का, एंड दैट इज गिवन एज 0.34 वोल्ट। करियो सॉल्व जरा क्वेश्चन को, थोड़ा सा आयनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाई दो। वो जो धूल निकाल के कॉपी निकाल लिया आपने, धूल साफ करके फटका मार के, अब उसको जब साफ किया है तो चलो यूज भी कर लें, डू इट। देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन की अप्रोच बड़ी सिंपल सी है। कॉपर का रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट साइड में है तो रिडक्शन की पूछ रहे हैं, तो रिडक्शन का ये रिएक्शन लिखो। रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल पूछ रहे हैं कॉपर सॉलिड। अब ध्यान दो, pH 14 का मतलब ये हो गया कि pH अगर 14 है तो H प्लस कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10 की पावर माइनस 14 m। तो बताओ OH कुछ ना कहा जाए तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, तो OH माइनस कितना हो गया 1 m। इसका मतलब ऐसे सॉल्यूशन में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जहां पर OH माइनस 1 m हो और कॉपर 2 प्लस जिंदा नहीं रह सकता। कॉपर 2 प्लस अगर OH माइनस की प्रेजेंस है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का PPT बना करके रहेगा, ये 1 m दिया हुआ है भाई। इतनी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस में कॉपर 2 प्लस एक लिमिटेड अमाउंट में रह सकता है, और वो इसका मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम तो रहेगा कॉपर 2 प्लस इंटू OH माइनस का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम शुड बी इक्वल टू KSP, और KSP की वैल्यू पता है तो कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन यहाँ से कितनी आ गई, KSP है 10 की पावर माइनस 19 अपॉन OH माइनस का स्क्वायर 1 स्क्वायर। इसका मतलब pH 14 पर कॉपर 2 प्लस कितना पॉसिबल है, कितना जिंदा रह सकता है, इतना ही रह सकता है, बस आ गया 10 की पावर माइनस 14। यही अप्रोच थी क्वेश्चन की, बाकी तो क्या, E इज इक्वल टू E0 कितना 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 14। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा फर्क ज़्यादा पड़ता है, 0.059 लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर लार्ज आ रहा है, लार्ज फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0.34 माइनस 0.03, चलो कोई बात नहीं, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, इंटू 10 की पावर ऊपर 14, तो 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.34 माइनस 14 या 42.42 वोल्ट, तो कितना माइनस 0.08 वोल्ट, दैट्स इट, 0.08 वोल्ट। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लगभग यही आंसर है। क्लियर? ये 10 की पावर 19 था, मैंने 14 क्यों ले लिया, 19 लो, 19 आएगा, ये 19 से मल्टीप्लाई करो तो ये गलत है, इसको देख लो कितना 0.34 माइनस 19 या 57.57, आप देखो कितना आ गया, 4 3 माइनस 0.13 वोल्ट, ये आ गया 5 और 2.23 वोल्ट। गुणा भाग अपने हिसाब से देख लेना, 19 था वो, 14 लिख लिया था मैंने। सो दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर। ये था नस्ट इक्वेशन की प्रैक्टिस। आज बस यही स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स, उनके कंस्टिट्यूशन क्या होते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आएगा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड हाफ सेल। दैट्स इट फॉर नाउ।